गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूं घर पर सब आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर चेतन जोशी, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, मैं आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। सबको मेरा नमस्कार भी। हम लोगों ने लास्ट टर्न पर स्पम्प के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। आज हम लोग यहां पर बात करेंगे कि स्पर्मेटिड से स्पम्प का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्पर्मेटिड से स्पम्प कैसे बनता है, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले, मैंने आप लोगों को लास्ट टर्न पर बताया भी था कि स्पम्प को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। 4 भाग मैंने कौन कौन से बताए थे आपको? हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल रीजन। मैंने कहा था कि जो हेड भाग है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक एक्रोसोम, दूसरा मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था न्यूक्लियस। अब हम लोग आज बात करेंगे कि हेड भाग का फॉर्मेशन कैसे होता है। और हेड भाग के अंदर हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हेड, कि हेड भाग का निर्माण कैसे होता है। तो हेड भाग में हम लोग यहां पर 2 चीजों की बात करेंगे। 2 चीजें कौन कौन सी बात करेंगे? यहां पर हम लोग 2 चीजों की बात करेंगे। एक बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्माण। किसकी बात करेंगे? एक्रोसोम का निर्माण। एक बात करेंगे किसकी? एक्रोसोम का निर्माण। दूसरा बात करेंगे चेंज इन न्यूक्लियस, केंद्रक भाग में परिवर्तन, कि केंद्रक भाग में क्या क्या परिवर्तन होंगे, इसकी बात करेंगे कि भाई केंद्रक भाग में क्या परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं एक्रोसोम का निर्माण। देखिए, एक्रोसोम का निर्माण जो है, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय की जो आशय हैं, वेसिकल्स हैं, उनके द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम एक प्रकार का रूपांतरित लाइसोसोम होता है। यह एक प्रकार का मॉडिफाइड लाइसोसोम है। ये एक प्रकार का क्या होता है? मॉडिफाइड लाइसोसोम है। गोल्जी को बॉडी की वेसिकल से एक्रोसोम बनेगा। एक्रोसोम क्या है? एक प्रकार का मॉडिफाइड लाइसोसोम है। ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक, या इन्हीं को कहते हैं हाइड्रोलेजेज, या इन्हीं को हम लोग बोलेंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इनमें? हाइड्रोलाइटिक या हाइड्रोलेजेज, या क्या पाए जाते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स के द्वारा एक्रोसोम बनता है। ये एक प्रकार का मॉडिफाइड लाइसोसोम है। हाइड्रोलाइटिक या हाइड्रोलेजेज या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो हैं वो एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम आप लोग यहां पर बताएंगे एसिडिक नेचर के होते हैं।
इनकी प्रकृति एसिडिक होती है, पीएच जो है वो इनकी कितनी मिलेगी, 4 से 5 के बीच में इनका पीएच होगा। तो मित्रों एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी की वेसिकल से होता है। ये एक प्रकार का मॉडिफाइड लाइसोसोम है। हाइड्रोलाइटिक या हाइड्रोलिजेज या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो एंजाइम है ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति में? कैसे एंजाइम होते हैं ये? अम्लीय प्रकृति के एंजाइम्स होते हैं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, हम डायग्रामेटिक रूप से पढ़ेंगे कि जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम कैसे बनता है। यदि हम लोग यहां पर एक्रोसोम का फॉर्मेशन देखें, ये न्यूक्लियस है। ये यहां पर हमने क्या बना दिया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। यहां पर यदि आप लोग देखें इस न्यूक्लियस के पास, यहां पर यदि आप लोग देखें तो इस तरह से यहां पर ये वेसिकल्स है। यहां पर अगर आप लोग बात करें तो यहां पर ये गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स है। इन वेसिकल्स के अंदर ये गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स ही कह सकते हैं अभी कि ये यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स प्रेजेंट है। ये यहां पर क्या प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी की, गोल्जी बॉडी की यहां पर हम लोग कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है, ये गोल्जी बॉडी की साहब यहां पर, ये गोल्जी बॉडी की यहां पर क्या प्रेजेंट है, वेसिकल्स प्रेजेंट है। तो इन्हें तो हम लोग क्या कहेंगे, वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी बॉडी, जीबी का मतलब गोल्जी बॉडी। ये यहां पर क्या है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, ये न्यूक्लियस या जिसको आप लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। ये न्यूक्लियस या क्या हो गया, केंद्रक। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसके अग्रभाग में एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो अग्रभाग में गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स आकर एकत्रित हो जाती है। अब इनमें से एक वेसिकल्स आकार में धीरे धीरे वृद्धि कर जाती है। आकार में ये क्या करती है, धीरे धीरे, यहां पर आप लोग बताएंगे आकार में ये धीरे धीरे यहां पर क्या कर जाती है, आकार में यहां पर आप लोग बताएंगे ये जो वेसिकल्स है ये आकार में धीरे धीरे यहां पर वृद्धि करती है। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये जो वेसिकल्स है,
ये वेसिकल्स आकार में यहां पर धीरे धीरे क्या करती है, ये आकार में वृद्धि करती है। शेष वेसिकल्स इसको चारों ओर से घेर लेती है और इस वेसिकल्स के अंदर यहां पर आप लोग बताएंगे एक ग्रेन्यूल्स, यहां पर क्या नजर आता है, एक ग्रेन्यूल्स नजर आता है, यहां पर एक ग्रेन्यूल्स नजर आता है। ये जो वेसिकल्स है, यहां पर ये जो वेसिकल्स है, इस वेसिकल को, ये जो वेसिकल है, इस वेसिकल को हम लोग बोलते हैं प्रो एक्रोसोमल वेसिकल। क्या कहेंगे, प्रो एक्रोसोमल आशय कहेंगे। और इसके अंदर जो एक कणिका दिखाई दे रही है, इस कणिका को बोलेंगे प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं, यानी कि प्रो एक्रोसोमल कणिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रो एक्रोसोमल कणिका कहते हैं। और ये यहां पर क्या हो गया, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब क्या होगा, ये जो प्रोएक्रोसोमल वेसिकल है, ये अब धीरे धीरे आकार में और वृद्धि करती है, ये धीरे धीरे आकार में और क्या करेगी, और वृद्धि करती है। जैसे ये तो न्यूक्लियस, और ये जो वेसिकल्स है, ये यहां पर आप लोग बताएंगे ये वेसिकल्स आकार में धीरे धीरे और वृद्धि करती है, धीरे धीरे ये जो वेसिकल्स है ये आकार में और वृद्धि करती है। और इसके अंदर जो ये कणिका है, ये कणिका भी आकार में ये जो कणिका है ये आकार में और वृद्धि करती है और शेष गोल्जी की जो पुट्टिकाएं हैं वो इसके चारों तरफ। अब इसको हम लोग यहां पर कहेंगे एक्रोसोमल आशय, यानी एक्रोसोमल वेसिकल, और इसको कहेंगे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, या ग्रेन्यूल्स को आप लोग क्या बोलते हैं, कणिका भी कहते हैं। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कह दीजिए या क्या कहेंगे इसको, कणिका। और यहां पर इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग एक्रोब्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्रोब्लास्ट, क्या कह सकते हैं, एक्रोब्लास्ट। अब क्या होगा, अब ये जो एक्रोसोमल आशय की जो झिल्ली है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में इंटरेक्शन करेगी। क्या करेगी, ये एक्रोसोमल आशय की जो झिल्ली है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में ये यहां पर क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी। जब केंद्रक की झिल्ली और एक्रोसोमल आशय की झिल्ली के मध्य अन्योन्य क्रिया होंगी तो यहां पर कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। क्या, जैसे ये न्यूक्लियस, इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बना देता हूं।
यहां पर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, एक्रोसोमल वेसिकल की मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन बिटवीन बिटवीन एक्रोसोमल वेसिकल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि एक्रोसोमल आशय की झिल्ली और एक्रोसोमल आशय की झिल्ली केंद्रक झिल्ली के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। इस अन्योन्य क्रिया के कारण यहां पर एक्रोसोमल आशय की झिल्ली फट जाती है, एक्रोसोमल आशय की झिल्ली फट जाती है, एक्रोसोमल आशय की झिल्ली फट जाती है। ये न्यूक्लियस एक्रोसोमल आशय की झिल्ली जैसे ही फटती है तो इस झिल्ली के फटते ही एक्रोसोमल ग्रेन्यूल यहां से मुक्त होकर और केंद्र के अग्रभाग पर एक्रोसोम का निर्माण करता है। और एक्रोसोमल आशय की ये जो झिल्ली थी, ये झिल्ली यहां पर आप लोग बताएंगे, ये एक्रोसोम के साथ साथ केंद्र के अग्रभाग को भी घेर लेती है। ये झिल्ली जो है यहां पर आप लोग बताएंगे एक्रोसोम, दोबारा ध्यान से सुनिए, केंद्रक झिल्ली एवं एक्रोसोमल आशय की झिल्ली के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। इस अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप एक्रोसोमल आशय की झिल्ली फट जाती है, एक्रोसोमल कणिका मुक्त होकर केंद्र के अग्रभाग पर यहां पर ये किसका निर्माण कर देती है, एक्रोसोम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एक्रोसोम का। एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है और ये यहां पर क्या है, वही आपका केंद्रक या जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और यहां पर ये किसका निर्माण हो गया जी, एक्रोसोम का निर्माण हो गया। और यहां पर एक्रोसोमल आशय की जो झिल्ली है वो एक्रोसोम और केंद्र के अग्रभाग को कवर करती है और कवर करके एक टोपीनुमा या कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे गेलिया कैपिटिस कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे, गेलिया कैपिटिस कहेंगे। क्या बोलेंगे जिसको, यहां पर आप लोग बताएंगे इस संरचना को क्या बोलते हैं, गेलिया कैपिटिस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, गेलिया कैपिटिस कहते हैं। और इस प्रकार से यहां पर एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है।
देखिए केंद्रक है, केंद्रक के स्पर्मेटिड के केंद्र के अग्रभाग पर गोल्जी काय की वेसिकल्स आकर एकत्रित हो जाती है, केंद्र के अग्रभाग पर, एंटीरियर रीजन पर। इनमें से एक वेसिकल्स आकार में धीरे धीरे वृद्धि करती है, इसे प्रो एक्रोसोमल वेसिकल कहते हैं। इसमें अब एक कणिका दिखाई देती है, ग्रेन्यूल दिखाई देता है, इस ग्रेन्यूल को प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं। अब प्रोएक्रोसोमल आशय और प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल दोनों को सम्मिलित रूप से एक्रोब्लास्ट कहते हैं, और ये एक्रोब्लास्ट आगे चलकर एक्रोसोम का निर्माण करता है। तो यहां पर अगर आप लोग देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अग्रभाग पर ये जो प्रोएक्रोसोमल आशय था, ये धीरे धीरे आकार में वृद्धि करके और क्या बना देता है, यहां पर एक्रोसोमल आशय। और जो प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल था वो क्या बना देता है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स का, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल से एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बन जाता है। और गोल्जी का जो शेष भाग था, इस शेष भाग को हम लोग यहां पर, जो इसका शेष भाग है, इस शेष भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्जी रेस्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे, गोल्जी रेस्ट, यानी कि गोल्जी अपशिष्ट या अवशिष्ट, गोल्जी रेस्ट या गोल्जी अवशेषी भाग भी कह देते हैं। अब क्या होगा आगे, अब एक्रोसोमल आशय की झिल्ली और केंद्र की झिल्ली के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। इस अन्योन्य क्रिया के कारण एक्रोसोमल आशय की झिल्ली फट जाती है, एक्रोसोमल कणिका मुक्त होकर, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल मुक्त होकर यहां पर न्यूक्लियस के अग्रभाग पर एक्रोसोम का निर्माण करता है। और एक्रोसोमल आशय की झिल्ली एक्रोसोम के साथ साथ केंद्र के अग्रभाग को भी कवर करती है और एक टोपीनुमा रचना बनाती है। इस टोपीनुमा रचना को हम लोग मित्रों यहां पर क्या बोलेंगे, गेलिया कैपिटिस कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इस गेलिया कैपिटिस, क्या कहेंगे इसको, गेलिया कैपिटिस कहते हैं। ये चीजें आप लोगों को यहां पर एक्रोसोम के फॉर्मेशन में बतानी है। अब हम लोग यहां पर बात करें कि भाई एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, तो मैं यहां पर जनरल बात करूंगा फंक्शन की, क्योंकि इसके डिटेल्ड फंक्शन हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के टाइम में पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर अब हम लोग बात करें कि भाई एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्रोसोम, अगर हम लोग यहां पर एक्रोसोम का फंक्शन देखें कि भाई एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, अगर हम लोग यहां पर देखें कि भाई एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, तो यदि मैं यहां पर एक्रोसोम के फंक्शन की बात करूं, तो एक्रोसोम के फंक्शन में मैं सबसे पहले यहां पर बात करूंगा कि एक्रोसोम क्या करता है। देखिए एक्रोसोम जो है ये निषेचन के समय, जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय ये अंड झिल्ली के भेदन में सहायता करता है। एक्चुअल में क्या होता है एक्रोसोम के अंदर, यहां पर हम लोग बताएंगे कि एक्रोसोम में क्या पाए जाते हैं, आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये अंड झिल्ली का लाइसिस करेंगे। ये क्या करेंगे, लाइसिस ऑफ एग मेम्ब्रेन, ये एग मेम्ब्रेन का लाइसिस करते हैं, यानी कि निषेचन के समय अंड झिल्ली के अंड झिल्ली के भेदन में सहायक, यानी कि अंड झिल्ली के भेदन में ये क्या होता है, सहायक होता है। अब ये जो एक्रोसोम है, यहां पर यदि हम लोग बात करें कि एक्रोसोम जो है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से एंजाइम्स हैं,
जैसे हम लोग बात करें, एक तो आपका प्रोएक्रोसीन या जिसको एक्रोसोमीन भी कह देते हैं, और एक आपका यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हाइलूरोनिडेज एंजाइम। ये जो प्रोएक्रोसीन एंजाइम है, ये आपका जो प्रोएक्रोसीन एंजाइम है, ये ये एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान, यानी एक्रोसोमल जब क्रिया होती है उस समय प्रोएक्रोसीन जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ये आप लोग यहां पर बताएंगे। ये किस में परिवर्तित हो जाता है, एक्रोसीन में परिवर्तित हो जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, लाइसिस ऑफ जोना पेलुसिडा। देखिए स्तनधारियों का जो अंडा है उसमें पाए जाने वाली जोना पेलुसिडा का लाइसिस कौन करेगा, एक्रोसीन करेगा। फिर आपका हाइलुरोनिडेज जो है वो यहां पर आप लोग बताएंगे कि हाइलुरोनिडेज जो है ये लाइसिस ऑफ कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा को नष्ट करेगा। भाई एक्चुअली में यहां पर अगर आप लोग देखें एक्रोसोम है, जैसे अगर एक सिंपल से डायग्राम से समझें कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ये न्यूक्लियस है स्तनधारी का, ये केंद्र, ये यहां पर अंडे की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस अंडा ओवम हो गया, और इस ओवम के चारों ओर यदि हम लोग यहां पर बात करें, ये देखिए तो ये एक प्रकार का यहां पर यदि आप लोग इसको देखें तो अगर यहां पर इसको हम लोग समझें, ये ओवम न्यूक्लियस, इसके चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये जो लेयर है, इस लेयर को क्या बोलेंगे यहां पर, ये तो कहलाता है ओवम, ये कहलाता है जोना पेलुसिडा, और ये यहां पर इसमें क्या भरा हुआ है, हाइलूरोनिक एसिड। और लेयर क्या कहलाएगी, ये फॉलिकल सेल्स हैं, और इस लेयर को हम लोग कह देते हैं कोरोना रेडिएटा। और ये यहां पर हो गया न्यूक्लियस। तो अगर इस स्ट्रक्चर को समझे तो ये न्यूक्लियस है किसका, मैमल्स का एग बनाए। ये किसका एक्चुअल में ये बात करें तो ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये किसका अंडा बनाया हमने, मैमल्स एग। ये क्या है, मैमेलियन एग। ये यहां पर अगर बात करें तो ये क्या है, ये मैमेलियन एग है।
ये जो मैमेलियन एग है इसमें जो कोरोना रेडिएटा जो कि हाइलुरोनिक एसिड का बना हुआ है, इस हाइलुरोनिक एसिड को कौन नष्ट करेगा? हाइलुरोनिडेज एंजाइम। इसी तरह से एक्रोसिन जो है वो किसको नष्ट करेगा? जोना पेलुसिडा को। तो इस तरह से हम ये बारीकी के साथ में इस चीज को समझ सकते हैं कि भाई एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर कट हमें इस तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि न्यूक्लियस इसका दूसरा पार्ट है चेंज इन न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस भाग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अगर मैं न्यूक्लियस भाग के परिवर्तन की बात करूं तो न्यूक्लियस भाग के परिवर्तन को यदि मुझे समझना है तो बहुत आसान सी बात है कि जैसे ये स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड में ये न्यूक्लियस है, ये यहां पर हमने क्या बताया इसको, ये क्या है? स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड का क्या हो गया? न्यूक्लियस। ये अब स्पर्मेटिड जो है वो हैवी होता है, भारी होता है, यानी कि इसका न्यूक्लियस जो है वो कैसा है? हैवी है, भारी है। अब तरल माध्यम में तैरने के लिए स्पर्म को हमें क्या बनाना पड़ेगा? हल्का। तो न्यूक्लियस कैसा है? हैवी। तो यहां पर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? आरएनए प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? यहां पर आप लोग बताएंगे स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? यहां पर बताएंगे आपका नॉन स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है जी? नॉन स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके अलावा आप लोग यहां पर बताएंगे इसमें क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए है, आरएनए है, स्टोन प्रोटीन है, नॉन स्टोन प्रोटीन है। यहां पर इसमें वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट होता है। तो अब ये सारी चीजें डीएनए में प्रेजेंट हैं, जिसके कारण यहां पर सॉरी क्या नाम है, स्पर्मेटिड के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इस कारण यहां पर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस कैसा हो गया? यहां पर हैवी हो गया, भारी हो गया। तरल माध्यम में इसको तैरने में क्या आएगा? जोर आएगा। ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर क्या करें? न्यूक्लियस भाग में परिवर्तन करेंगे। जब न्यूक्लियस भाग में परिवर्तन होते हैं तो क्या क्या परिवर्तन? यहां पर न्यूक्लियस जो है वो आपको कैसा नजर आता है? स्फेरिकल नजर आता है। कैसा नजर आता है? न्यूक्लियस आपको स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब आपको कैसा नजर आता है? न्यूक्लियस यहां पर न्यूक्लियस आपको गोल नजर आता है। अब ये जो गोल न्यूक्लियस है, जब स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है, तो जब स्पर्म बनता है, जब हम लोग यहां पर बात करें जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे यहां पर स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन जब होता है तो ये अग्रभाग में, तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, ये एक्रोसोम है। और यहां पर यदि आप लोग देखें तो ये जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? लंबा हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? ये यहां पर न्यूक्लियस जो है वो कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? यहां पर आप लोग बताएंगे न्यूक्लियस जो है वो कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर यहां पर आप लोग बताएंगे इस न्यूक्लियस के अंदर केवल क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा। इस न्यूक्लियस में मित्रों यहां पर आप लोग बताएंगे केवल क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए। और डीएनए के साथ में यहां पर विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। यहां पर स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, यहां पर विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको प्रोटामीन्स कहते हैं। तो यहां पर हम लोग बता सकते हैं क्या प्रेजेंट है? ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहां पर कैसा हो गया? फ्लैट। कैसा हो गया? इलोंगेटेड हो जाता है। इलोंगेटेड का मतलब दीर्घाकार। फ्लैट का मतलब कैसा हो गया? चपटा। गोल केंद्रक, चपटा एवं दीर्घाकार हो जाता है।
केंद्रक में यहाँ पर डीएनए, आरएनए, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन और जल पाया जाता है, जबकि यहाँ पर डीएनए को, यहाँ पर न्यूक्लियस को हल्का बनाने के लिए इसमें यहाँ पर केवल क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर बात करें तो केवल डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के साथ में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन्स जिसको बोलते हैं प्रोटैमीन्स प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोटैमीन्स प्रोटीन पाई जाती है। यहां पर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है जी? यहां पर आप लोग बताएंगे प्रोटैमीन्स प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? यहां पर आप लोग बताएंगे प्रोटैमीन्स प्रोटीन। देखिए ये जो प्रोटैमीन्स प्रोटीन है, इस प्रोटैमीन्स प्रोटीन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड की बहुलता पाई जाती है। कौन कौन से एमिनो एसिड ज्यादा पाए जाते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन के कारण ये प्रोटीन जो है नेचर में कैसी होती है? क्षारीय। नेचर में कैसी होगी? एल्कलाइन होती है। ये कैसी होगी नेचर में? एल्कलाइन। यानी कि केवल डीएनए पाया जाता है, डीएनए के साथ क्या पाई जाती है? प्रोटैमीन्स प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटैमीन्स जो प्रोटीन है इसके अंदर लाइसिन और क्या पाया जाता है? आर्जिनिन पाया जाता है। यहां पर इसमें केवल डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। तो डीएनए के साथ में प्रोटैमीन्स प्रोटीन है जो कि क्षारीय नेचर की होती है, इसमें लाइसिन और क्या प्रेजेंट होता है? आर्जिनिन प्रेजेंट होता है। यहां पर आप लोग बताएंगे इसमें किस किस का लॉस हो जाता है? लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ आरएनए, लॉस ऑफ स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन। इन सब का लॉस हो जाता है, जिसके कारण जब ये स्पर्म बन रहा होता है, जब स्पर्मेटिड से जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो केंद्रक में ये सारे परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण यहां पर न्यूक्लियस जो है वो कैसा हो जाता है? लाइट न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से आप लोग बताएंगे कि हेड का फॉर्मेशन कैसे होता है। थैंक यू मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से रीड आउट कीजिए, आपको सारी चीजें बहुत आसान भाषा में समझ में आएंगी। आप कोशिश कीजिए चीजों को समझने की। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपना आंसर डाल सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन डालें, और क्वेश्चन जो डालेंगे उसका मैं आंसर आप लोगों को दूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू।